हेलो गाइस, वेलकम टू बिलानियास लीगलीज। देखिए, हमने कल 3 आर्टिकल देखे थे। सबसे पहले हम उसको एक बार देख लेते हैं, फिर आगे स्टार्ट करेंगे। ठीक है। कल हमने कौन से आर्टिकल देखे थे? कल हमने देखे थे आर्टिकल 33, आर्टिकल 34 एंड 35। ठीक है। आर्टिकल 35 में क्या होता है, आर्टिकल 33 में क्या था? आर्टिकल 33 ये कहता है कि संसद के पास पावर है कि आर्म्ड फोर्स, पैरामिलिट्री फोर्स, पुलिस फोर्स और खुफिया एजेंसी के मौलिक अधिकारों को निराकृत कर सकती है, होल्ड कर सकती है। ठीक है। आर्टिकल 34 में हमने क्या पढ़ा था? जब मार्शल लॉ लगेगा तो सभी नागरिकों के, मार्शल लॉ मतलब सैन्य विधि द्वारा स्थापित प्रशासन। ठीक है। तो उस टाइम में क्या होगा? सभी नागरिकों के मौलिक अधिकार निराकृत, होल्ड हो जाएंगे। ठीक है, जब्त कर लिए जाएंगे। लेकिन एक रिट है हैबियस कॉर्पस, वो लागू रहेगी, वो प्रचलन में रहेगी। ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 35 में क्या था? आर्टिकल 35 में था कि कुछ मौलिक अधिकार हैं, उन पर सिर्फ और सिर्फ प्रभावी कानून बनाने का अधिकार सिर्फ संसद के पास है, विधानमंडल के पास नहीं है। ठीक है। अब हम क्या देखते हैं? आज का अपना टॉपिक देखते हैं। आज हम देखेंगे गोलकनाथ केस देखेंगे और उसके बाद देखेंगे केशवानंद भारती। ठीक है। तो गोलकनाथ केस और केशवानंद भारती हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है। गोलकनाथ बनाम पंजाब स्टेट। ये केस है हमारा 1967 का। ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, सबसे पहले हम ये देखते हैं गोलकनाथ नाम का व्यक्ति कौन था। ठीक है। ये गोलकनाथ नाम के व्यक्ति जालंधर में रहते थे, जालंधर पंजाब में। जालंधर पंजाब में गोलकनाथ, इनका नाम था विलियम गोलकनाथ। ओके। ये विलियम गोलकनाथ थे, ये पंजाब में जालंधर जगह में रहते थे। तो इनका क्या होता है, इनके पास जो जमीन थी वो थी 500 एकड़। ठीक है। इनकी पैतृक जमीन 500 एकड़ थी। अब जब बात पैतृक की आई है तो पैतृक 1967 का है केस, तो इसका मतलब ये बहुत पुराने समय का है। ठीक है। तो बहुत समय पहले क्या होता था, जमींदारी सिस्टम चलता था। ठीक है। तो उसमें जितने भी जमींदार लोग थे उनके पास बहुत ज़्यादा संपत्ति हो चुकी थी। ठीक है। इसी संपत्ति को सभी में बराबर करने के लिए जो पंजाब सरकार थी, ये 1953 में एक एक्ट लेके आई थी। कब? 1953 में। इस एक्ट का नाम था पंजाब सिक्योरिटी एंड लैंड टेन्योर एक्ट 1953। देखिए, जो इस एक्ट को लाने का मेन कारण यही था कि जितने भी जो व्यक्ति बहुत धनी पुराने चले आ रहे हैं जमींदार के टाइम के, जो इतनी बड़ी बड़ी संख्या में, एक कितना बड़ा क्षेत्रफल में जगह को होल्ड करके रखे हुए हैं अपने पास, उसी में से एक थे गोलकनाथ। 500 एकड़ जमीन थी इनके पास। ठीक है। तो जो एक्ट आता है पंजाब सिक्योरिटी एंड लैंड टेन्योर एक्ट, इसमें क्या होता है, इसमें यह होता है कि पंजाब स्टेट तय करती है कि एक व्यक्ति के पास कितनी ज़मीन रहेगी। ठीक है। एक व्यक्ति के पास कितनी ज़मीन रहेगी। तो इस एक्ट में कहा गया था जिस भी व्यक्ति पर कितनी भी ज़मीन हो, लेकिन उसके पास सिर्फ 30 एकड़ ज़मीन रहेगी, बाकी की जो रेस्ट ऑफ लैंड होगी, बाकी की ज़मीन होगी, वो चली जाएगी सरकार के पास, पंजाब सरकार के पास। तो यहीं से उत्पन्न होती है इनकी स्थिति गोलकनाथ जी की। गोलकनाथ जी के पास क्या होता है, इनके पास तो 500 एकड़ ज़मीन है। ठीक है। तो ये 1967 में तो जजमेंट आया है, वो डेट है, लेकिन वो ईयर है, लेकिन ये 1965 में ये क्या होता है, 1965 में आगे देखते हैं अब हम।
जैसे ही जब ये 1953 का कानून इनकी ज़मीन पर प्रभावी होता है तो ये अप्रोच करते हैं 1965 में सुप्रीम कोर्ट को। अब सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करते हैं, चैलेंज करते हैं, किसको चैलेंज करते हैं? चैलेंज टू पंजाब सिक्योरिटी एंड लैंड टेन्योर एक्ट 1953। अब बताइए, हम किसी को चैलेंज कर रहे हैं तो किस बेस पर करेंगे? हमारा कुछ तो हमें हार्म हो रहे हैं ना, क्या किस किस वजह से हमने इस एक्ट को चैलेंज किया है? तो यहाँ पे जो गोलकनाथ जी हैं, इनकी दो वजह होती हैं। सबसे मेन वजह जब भी आएगी तो मेन तो होगा ही आर्टिकल 14, राइट टू लॉ ऑफ इक्वलिटी, ओके, और दूसरा आर्टिकल 19(1)(f), ठीक है, भूमि अधिग्रहण करने का अधिकार, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे ही जब इनकी ज़मीन 500 एकड़ में से 30 इनको दी जाती है, बाकी स्टेट लेने का जब तय करता है तो ये सुप्रीम कोर्ट भागते हैं। किस सुप्रीम कोर्ट जाते हैं? आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 कब लागू होता है? जब आपके फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा हो, और फंडामेंटल राइट ये दोनों हैं, तो ये जाते हैं यहाँ। अब इसके बाद क्या होता है, जब ये वहाँ जाते हैं, अब वहाँ पे आर्गूमेंट चलेंगी, ठीक है, आर्गूमेंट चलेंगी। तो एक तरफ से जो ये हैं, ये माने जाएंगे पेटिशनर, मतलब ये इन्होंने याचिका डाली है, लेके गए हैं, और ये हो गए रेस्पोंडेंट, ये जवाब देंगे इनकी याचिकाओं का, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के सामने कहते हैं कि मान्यवर, मेरा राइट टू प्रॉपर्टी, मतलब प्रॉपर्टी अधिग्रहण करने का अधिकार का हनन हो रहा है, उसी के साथ आर्टिकल 14 के तहत मेरे साथ जो विधि की समक्ष समता का अधिकार है, उसका भी हनन हो रहा है। तो इसी के साथ ये एक तीसरी बात और कहते हैं कि जो पंजाब सरकार ये एक्ट लेके आई है 1953 का, ये जो एक्ट है ये हमारे फंडामेंटल राइट को इफेक्ट कर रहा है, ये कह रहे हैं। जबकि जो फंडामेंटल राइट है ये बेसिक स्ट्रक्चर में दी गई हैं प्रेम्बल के, ठीक है। तो यहीं पर रेस्पोंडेंट क्या कहता है? रेस्पोंडेंट कहता है, रेस्पोंडेंट तीन बातें कहता है। सबसे पहली बात तो वो ये कहता है कि फंडामेंटल राइट्स को चैलेंज किया जा सकता है, ठीक है। फर्स्ट बात कहता है फंडामेंटल राइट्स को चैलेंज किया जा सकता है, और वो किस बेस पर कहता है? कि प्रीएम्बल में कहा गया है कि सोशल और इकोनॉमिक वेलफेयर में जो ज़रूरत पड़ेगी नागरिकों को, उसके लिए हमें प्रबंध करना पड़ेगा। इसका सारा लेके वो कहता है फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकते हैं, ठीक है। और फिर तीसरी बात वो ये भी कहता है, क्या कहता है? कि फंडामेंटल राइट्स बाकी सभी राइट्स के तहत बराबरी की हकता रखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन इज ए सुप्रीम पावर, वो ये कहता है। उसके अंडर में कोई सुप्रीम पावर नहीं है, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम पावर है, ठीक है। अब होता क्या है, इससे जो पहले दो केस हुए हैं, इससे दो पहले केस हुए हैं शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और दूसरा है सज्जन सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। देखिए, जब बात आए यूनियन ऑफ इंडिया, इसका मतलब समझ लीजिए डायरेक्ट अटैक हो रहा है पार्लियामेंट पर। यूनियन ऑफ इंडिया का मतलब ही पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट को जो बहुमत से पहुंचा है, पार्लियामेंट का एक मेन प्रधानमंत्री बनता है लोकसभा के चुनाव से होते हुए, ठीक है। प्रधानमंत्री बन के आया है, वही पार्लियामेंट का सर्वे सर्वा है, ठीक है। वो जो तय करेगा उसी के हिसाब से बहुमत दिया जाएगा, संशोधन भी होंगे, नियम बनेंगे, अधिनियम बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे यूनियन ऑफ इंडिया का डायरेक्ट मतलब होता है पार्लियामेंट। इन दोनों केस में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि फंडामेंटल राइट्स को अमेंड किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन
जो ये केस है गोलकनाथ केस इन दोनों केस को ओवर रूल्ड करता है और यहाँ पे जजमेंट अपना देता है। देखिए पेटिशनर और रेस्पोंडेंट का तो आर्गूमेंट हो गया, इसने कहा हमारी ये दो फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है, और साथ में जो प्रीएम्बल में कहा गया है कि बेसिक स्ट्रक्चर है प्रीएम्बल में उसका भी हनन हो रहा है, क्योंकि जब फंडामेंटल राइट्स चेंज हो रहे हैं तो उसका भी हो रहा है। लेकिन अब उसी के पक्ष में रेस्पोंडेंट ने भी कह दिया अपने 3 फंडामेंटल राइट कैन बी अमेंडेड, क्योंकि सोशल वेलफेयर में, सोशल एंड इकोनॉमिकल वेलफेयर में, ठीक है। और तीसरा उन्होंने कहा है कि सभी सुप्रीम पावर, सिर्फ सुप्रीम पावर कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। अब होता क्या है, इसमें भी एक तरीके से देखा जाए जो पंजाब स्टेट है इसकी ये डिफीट साइड में रहता है, ठीक है। और गोलकनाथ केस है ये विनर होता है, इसमें इसकी जीत होती है इस केस में, ठीक है। जब इसकी जीत हो गई है और इससे पहले यूनियन ऑफ इंडिया यहाँ पर भी मात खाती चली आ रही है, तो यहाँ पर देखिए जब भी सरकार न्यायालय में हारती हुई आती है तो वो सीधा अटैक करती है संशोधन करने पर, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने पर। तो उसने कहा अब 2 बार हम यहाँ पे मात खा चुके हैं, तीसरा यहाँ, क्या अब हम इसके लिए कोई ऐसा प्रावधान ना करें जो कि हमें इन चीज़ों में परेशानी ना हो, लैंड एक्विजिशन करने में, भूमि को अधिग्रहण करने में। तो इसके बाद क्या होता है, ये तो जजमेंट में पास कर दिया, जजमेंट में वो क्या कहता है सुप्रीम कोर्ट कि नहीं, फंडामेंटल राइट्स बेसिक स्ट्रक्चर है प्रीएम्बल का, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे और इनकी ज़मीन नहीं ली जा सकती है, ठीक है। फिर क्या होता है इसके बाद, जब एक बार फिर से यूनियन ऑफ इंडिया एक बार फिर से एक बार पीछे जाता है, ठीक है, कि हमें एक बार फिर से हमें पीछे हटना पड़ा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आगे हमारा न्यायालय सर्वोच्च है, ये तो सभी संविधान की एक विशेषता ही है, ठीक है। फिर वो क्या करते हैं, कुछ ऐसी व्यवस्था करो जो कि ऐसा संशोधन करो जो कि आगे कभी परेशानी ना हो। तो फिर वो क्या करता है, इस केस का गोलकनाथ केस है, जो गोलकनाथ केस गिव्स ए मेजर इम्पैक्ट ऑन कॉन्स्टिट्यूशन। अब जो इम्पैक्ट आएगा वो एक रास्ता साफ करते हुए जाएगा, किसके लिए, पार्लियामेंट के लिए, जो कि हम अपने तरह से जमीन का अधिग्रहण कर सकें। वो क्या करती है, अमेंडमेंट लाती है 24, ठीक है। अमेंडमेंट 24 आता है। अमेंडमेंट 24 में ऐसा क्या होता है, देखिए अमेंडमेंट 24 में पार्लियामेंट जो लेके आती है उसमें ये होता है कि पार्लियामेंट कैन डाइल्यूट ए फंडामेंटल राइट, मतलब पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स में चेंजेस कर सकती है, ओके। ये कहता है अमेंडमेंट 24, ठीक है, क्योंकि उसने तो कह दिया था, गोलकनाथ केस में कह दिया था, आप फंडामेंटल राइट्स में चेंजेस नहीं कर सकते हैं, पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स में चेंजेस नहीं कर सकते हैं, और अगर करना चाहते हैं तो आपको जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के तहत, उसी तरीके से एक बार फिर से कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनानी होगी, उसके बाद फंडामेंटल राइट्स में चेंजेस कर सकते हैं। उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने कहा हम फंडामेंटल राइट्स में चेंज नहीं करेंगे, हम तो अपना एक, हमारी जो पावर है, उनके पास एक पावर है आर्टिकल 368, इसके तहत हम तो एक अपना अमेंडमेंट कर देते हैं 24, ठीक है। अमेंडमेंट हुआ 24। अब क्या होता है, अमेंडमेंट 24 होता है, यहीं से स्टार्ट होती है दूसरी कहानी। जब आर्टिकल 24 अमेंडमेंट 24 हो जाता है आर्टिकल 368 के तहत, तो यहाँ पे आ जाता है कि अब तो फंडामेंटल राइट्स में चेंजेस हो सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से उत्पत्ति होती है दूसरे केस की, केशवानंद भारती वाले की। इसका जो एंड होता है वो एक क्लू छोड़ जाता है, किसके लिए, केशवानंद भारती के लिए। केशवानंद भारती केस के लिए देखिए होता क्या है। अब आर्टिकल अमेंडमेंट 24 आता है। अमेंडमेंट 24
कह देता है जब कि अब फंडामेंटल राइट्स में चेंज हो सकता है। ठीक है, जब फंडामेंटल राइट्स में चेंज हो सकता है। और गोलकनाथ केस था, जो गोलकनाथ केस, यहाँ तो इफेक्ट सिर्फ इतना निकल के आया है कि चेंजेस हो सकता है। ठीक है, लेकिन जो ये गोलकनाथ केस था, इसके बाद 2 केस और होते हैं। वो है कौन से? बैंक नेशनलाइजेशन, और दूसरा है बैंक नेशनलाइजेशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, और दूसरा है माधव राव सिंधिया बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। इन दोनों केस में गोलकनाथ केस के बाद फिर से स्टक कर जाती है, स्टक डाउन हो जाती है, फिर पायदान नीचे आ जाती है यूनियन ऑफ इंडिया। उसने कहा अभी भी आर्टिकल 24 से काम नहीं चल रहा है। आर्टिकल 24 के बाद भी वो इन 2 केस में स्टक डाउन हो गई। फिर वो क्या करती है, आर्टिकल 24, आर्टिकल 25 एंड आर्टिकल 29। ठीक है, आर्टिकल 25 क्या कहता है? डाइल्यूट इन फंडामेंटल राइट्स, मतलब फंडामेंटल राइट्स में चेंजेस हो सकते हैं। पार्लियामेंट कैन डाइल्यूट इन फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, आर्टिकल 25 क्या कहता है? आर्टिकल 25 कहता है कि नोबडी कैन एक्विजिशन ऑफ लैंड, nobody can acquisition of land of any person। ठीक है, यहां तक तो ठीक है, यहां तक जो अमेंडमेंट हुआ था, सॉरी ये हल्का सा गलती हो गई, अमेंडमेंट है ये तीनों, इसको थोड़ा नीचे लिखेंगे। देखिए यहां तक तो ये सही था, लेकिन इसके बाद जो वो शब्द जोड़ देता है, वहां से परेशानी स्टार्ट होती है। वो क्या कहता है? Nobody can acquire of a land of any person except public authority। समझे यहां से क्या कहना चाहता है? यहां से पार्लियामेंट कितना, देखो कितनी एकदम पेचीदा चीज लेके आती है। पहले तो उन्होंने कहा कि कोई भी किसी की जमीन का अधिग्रहण नहीं कर सकता है, लेकिन छोड़कर पब्लिक अथॉरिटी को। ठीक है, यहां से स्थिति हुई, ये 2 अमेंडमेंट उसने किए, क्योंकि उसे यहां दोबारा स्टक डाउन होना पड़ा गोलकनाथ के बाद दोबारा इन 2 केस में। और तीसरा आर्टिकल लेके आता है वो क्या? तीसरा अमेंडमेंट लेके आता है 29। अब इस 29 अमेंडमेंट लाने से पहले वो एक केस लेके आता है अपना एक्ट। वो एक्ट होता है लैंड, केरला लैंड रिफॉर्म एक्ट। ओके, केरला लैंड रिफॉर्म एक्ट। ठीक है, यहां से ये लेके आया। जब ये एक्ट आता है तो ये एक्ट क्या कहता है? जिस तरीके से वहां पर, कहां पर, वहाँ गोलकनाथ केस में जो आया था पब्लिक सिक्योरिटी, वो सॉरी पंजाब सिक्योरिटी एंड लैंड टेन्योर एक्ट, उसमें सिर्फ 30 एकड़ था। इसमें केरला में सिर्फ 12 एकड़ है, 12 एकड़। ओके, अब इसमें क्या कहते हैं, जो 12 एकड़ है, यहाँ पर भी सेम वही सिचुएशन होती है जो गोलकनाथ में होती है। अब यहाँ पर भी एक व्यक्ति हैं केशवानंद भारती, एक केरला में एक कोसारगढ़ जगह है, कोसारगढ़ जगह है, यहाँ पर एक एडनीर मठ है, एडनीर मठ। इस मठ की, एडनीर मठ है जो एडनीर मठ की मठाधीश हैं ये, मठाधीश, इनका नाम है केशवानंद भारती।
केशवानंद भारती। इनका क्या होता है, केरल की रहने वाली है, इनके पास भी मठ की बहुत ज़मीन होती है। तो जो केरला सरकार वो लैंड रिफॉर्म एक्ट लेके आई थी, जो केरला लैंड रिफॉर्म एक्ट, इस एक्ट के तहत इनकी भी ज़मीन पर खतरा उत्पन्न होते हुए दिखा। ठीक है, इन्हें भी अपनी ज़मीन पर खतरा उत्पन्न होते हुए दिखा। तो ये इस जो एक्ट है, ये जो कि आर्टिकल 29 के जो अमेंडमेंट 29 हुआ था, उसके तहत इस एक्ट को 9th शेड्यूल में लेके भेज दिया था। तो अब तो इसको चेंज करने से रहे हम, इस एक्ट को तो चेंज नहीं किया सकता क्योंकि ये तो शेड्यूल्ड हो गया। अब केशवानंद भारती जी क्या कहती हैं, केशवानंद भारती सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करती हैं। फिर इनका केरला सरकार के विरुद्ध, केशवानंद भारती बनाम केरला सरकार 1973 में जो एक केस आता है, इसमें क्या होता है, ये अप्रोच करती हैं सुप्रीम कोर्ट को और चैलेंज करती हैं किन चैलेंजों के तहत सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करती हैं। ये इस एक्ट को चैलेंज नहीं करती हैं, ये चैलेंज करती हैं अमेंडमेंट 24, अमेंडमेंट 25 एंड अमेंडमेंट 29। इनको अमेंडमेंट, इन तीनों अमेंडमेंट को चैलेंज करती हैं। और किस बेस पे चैलेंज करती हैं, वो इनके फंडामेंटल राइट्स का जो हनन हुआ है उस बेस पर करती हैं चैलेंज इन तीनों अमेंडमेंट को। ये कहती हैं कि इन 3 अमेंडमेंट से हमारा आर्टिकल 14 फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 1F दूसरा फंडामेंटल राइट, तीसरा आर्टिकल 25, चौथा आर्टिकल 26 और पांचवा आर्टिकल 31। केशवानंद भारती जी सुप्रीम कोर्ट जब आर्टिकल 32 के तहत जाती हैं, आर्टिकल 32 मतलब फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है, संवैधानिक उपचार लेने जा रही हैं आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, अब ये कहती हैं इन 3 अमेंडमेंट की वजह से जो सरकार ने किए, पार्लियामेंट ने किए हैं, मेरे फंडामेंटल राइट्स एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। ठीक है, कौन से हो रहे हैं, आर्टिकल 14, इसे कहेंगे क्या, राइट टू इक्वलिटी ऑफ लॉ, आर्टिकल 19 1F, जैसे भूमि अधिग्रहण का आर्टिकल है, इसके अंदर क्या भूमि अधिग्रहण का अधिकार है इस आर्टिकल के अंदर। ये कहती हैं हमारे इस आर्टिकल का, इस अधिकार का भी हनन हो रहा है। फिर ये कहती हैं आर्टिकल 25 जिसके अंदर धार्मिक मान्यता, किस धर्म को हम मान रहे हैं, किस धर्म को हम मानना चाहते हैं, ये इसका अधिकार है। आर्टिकल 26 किसी धर्म का प्रबंधन करना, मैनेजमेंट करना। आर्टिकल 31 निजी संपत्ति का अधिकार। ठीक है, ये कहती हैं इन 3 अमेंडमेंट की वजह से मेरे ये 5 राइट्स, फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है और मैं सुप्रीम कोर्ट इसीलिए आई हूँ कि मुझे न्याय मिले। ठीक है, अब ये 3 अमेंडमेंट क्या हैं, फंडामेंटल राइट्स कैन बी चेंज्ड बाय पार्लियामेंट, पार्लियामेंट हैव ए पावर टू अमेंड ए फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, आर्टिकल अमेंडमेंट 24। अमेंडमेंट 25 कहता है नोबडी कैन एक्विट ए लैंड ऑफ एनीबडी, कोई किसी की ज़मीन का अधिग्रहण नहीं कर सकता है विदाउट कंसेंट, उसकी सम्मति के बिना, लेकिन एक्सेप्ट पब्लिक अथॉरिटी, पब्लिक अथॉरिटी कर सकती है, लेकिन किसके साथ, कंपेंसेशन देने के साथ, कंपेंसेशन दे और उसकी ज़मीन ले। इसी वजह से ये भी आ गया चैलेंज में, सिर्फ एक एक्सेप्शन की वजह से जो उसने एक्सेप्ट किया है। ठीक है, आर्टिकल 29 तो इस पूरे एक्ट को ही शेड्यूल 9 में ले आया। ठीक है, अब क्या होता है जब ये हो गया, इसके बाद जो जजेस हैं उनके सामने आर्गूमेंट्स हुए। आर्गूमेंट्स में क्या हुआ, केशवानंद भारती जी कहती हैं कि साहब मेरे फंडामेंटल राइट्स का हनन हुआ है। ठीक है,
और इनकी जो सरकार जो पार्लियामेंट ने 3 अमेंडमेंट किए हैं, ये डायरेक्ट मेरे फंडामेंटल राइट्स को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये तो हो गया इनका पहला आर्गूमेंट। दूसरा ये क्या कहते हैं, दूसरा केशवानंद भारती जी कहती हैं कि सर ये ये कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल पर भी अटैक कर रहे हैं, जो कि बेसिक स्ट्रक्चर है फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, उस पर भी अफेक्ट कर रहे हैं। अब इसके पक्ष में इसमें जो 2 हो गए। तीसरे इन्होंने एक बहुत बड़ी बात और कह दी, क्या कि पार्लियामेंट हैव ए लिमिटेड एंड रेस्ट्रिक्टिव पावर टू अमेंड ए कॉन्स्टिट्यूशन। क्या कहते हैं कि पार्लियामेंट संसद के पास सीमित और अंकुशित शक्ति हैं, सीमित एवं अंकुशित शक्ति हैं, जो कि संविधान में संशोधन कर सकते हैं ये लोग। ठीक है, अब ये तो केशवानंद भारती जी का आर्गूमेंट हो गया। अब इसके अपोज में रेस्पोंडेंट है केरला सरकार। केरला सरकार कहती है 3 चीज़ कहती है। वो क्या कहती है, सर मैं फंडामेंटल राइट्स में चेंज कर सकता हूँ। वो क्यों कर सकता हूँ, क्योंकि हमारी प्रियम्बल में कहा गया है टू प्रोवाइड ए वेलफेयर ऑफ सोशियो इकोनॉमिक टू सिटीजन्स, मतलब सोशियो इकोनॉमिक वेलफेयर प्रोवाइड कराइए हमारे जो सिटीजन्स हैं, इंडियन सिटीजन्स। इसके तहत फंडामेंटल राइट्स में चेंजेस ज़रूरी हैं, वो चेंज होंगे तभी उनके पास इस लैंड रिफॉर्म के तहत ज़मीन पहुंच पाएगी। और तीसरा वो कहते हैं कि जो इन्होंने कहा है लिमिटेड एंड रेस्ट्रिक्टिव पावर, वो कहते हैं नहीं सर, पार्लियामेंट हैव ए अनलिमिटेड एंड एब्सोल्यूट पावर, असीमित एवं असीमित एंड पूर्ण पावर। एब्सोल्यूट को कहते हैं पूर्ण पावर भी कह सकते हैं और निरंकुश पावर भी कह सकते हैं। ठीक है, जब ये दोनों के आर्गूमेंट हो गए तो सरकार ने कहा कि सरकार ने सबसे पहले तो गौर किया ये लैंड रिफॉर्म एक्ट है क्या है पूरा, उन्होंने इसको पढ़ा। फिर उसके बाद उन्होंने अपना जजमेंट दिया। उन्होंने जजमेंट में क्या क्या कहा, उन्होंने जजमेंट में कहा 368 कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 368 पहले तो पावर देता है अमेंडमेंट करने का। दूसरा, फंडामेंटल राइट्स भी अमेंडमेंट हो सकते हैं, क्योंकि अगर जनता की ज़रूरतें हैं, सामाजिक एवं आर्थिक ज़रूरतें हैं, तो फंडामेंटल राइट्स भी अमेंड किए जा सकते हैं। बहुत बड़ा जजमेंट दिया था इन्होंने। और तीसरा इन्होंने कहा फंडामेंटल राइट्स एज ए ऑल द आर्टिकल्स गिवन इन अ कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी आर्टिकल दिए गए हैं वैसे ही सेम फंडामेंटल राइट्स भी इन्होंने यहाँ तक कह दिया। क्यों कह दिया, क्योंकि इन्होंने इस एक्ट को नज़र में रखे ये जजमेंट दिया। ठीक है, हम खुद ही एक तरीके से देखें, अगर क्या एक आदमी के पास 5-5 और 10-10 हज़ार एकड़ ज़मीन होगी तो क्या आज भी ज़मींदारी सिस्टम नहीं होगा। यही चीज़ों को देखकर जजमेंट गया केरला सरकार के पक्ष में। लेकिन एक बात का आ गया, उसमें एक सिद्धांत निकला, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। ये एक ऐसा पॉइंट था जिससे कि जो अभी तक परेशानी चलती आई है ज़मीनी, वो फिर आगे उत्पन्न ना हो। ठीक है, इससे पार्लियामेंट फिर सजग हो गई इस पॉइंट से, क्योंकि केरला जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था उसमें ये कह दिया था हाँ आप फंडामेंटल राइट्स में चेंजेस कर सकते हैं, पार्लियामेंट कैन चेंज एंड कैन अमेंड फंडामेंटल राइट्स बट डू नॉट अफेक्ट ए बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लाइक प्रियम्बल। इस सिद्धांत ने कहा तो संसद समझ गई कि इस यहाँ तक तो अभी हमारे पक्ष में आ गया जजमेंट, लेकिन इस केस के बाद जब हम कभी एक्ट लेके आएंगे लैंड से रिलेटेड तो हमारे लिए दिक्कत गोलकनाथ की टाइप से फिर से स्टार्ट हो सकती हैं। जो गोलकनाथ केस में हुई, उसके बाद लगातार 2 बार और हुई बैंक नेशनलाइजेशन और माधवराव सिंधिया वाले केस में। उन्होंने कहा ठीक है, इससे तुरंत पार्लियामेंट सजग हो गई और उनने क्या मेजर इम्पैक्ट दिए इस केस ने। जो मेजर इम्पैक्ट दिए वो ये थे, अमेंडमेंट 42 1976, अमेंडमेंट 44 1978।
केशवानंद भारती के जजमेंट से ये बहुत दो बड़े अमेंडमेंट हुए हैं जो निकल के आए हैं। 42 कहता है, क्या कहता है अमेंडमेंट 42 कहता है कि संसद के पास शक्तियां और बहुत अधिक है। पार्लियामेंट हैव अ लॉट पावर, ठीक है, संसद के पास, इसका मतलब ये क्या कहने का क्या मतलब था कि संसद के पास बहुत पावर है, वो अमेंडमेंट किसी भी भाग में, किसी भी अनुच्छेद में, किसी भी सूची में, अनुसूची में कर सकती है। इसके बाद जो अमेंडमेंट 44, इसने तो बिल्कुल ही जो विवादित मुद्दा था उसको निकाल के बाहर रख दिया। आर्टिकल 31 राइट टू प्रॉपर्टी, जिसका पूरा विवाद चला रहा है। क्यों चला रहा है? आर्टिकल 31 जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो फंडामेंटल राइट, वो जैसे ही हल्का सा इफेक्ट होता है तुरंत पहुंचता है व्यक्ति कहाँ पर? आर्टिकल 32 का सहारा लेके सीधे सुप्रीम कोर्ट। उन्होंने कहा अमेंडमेंट 44 हम करते हैं, आर्टिकल 31 इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। ओके, अब आर्टिकल 31 300A बन चुका है, 300A बन चुका है। अब ये लीगल राइट है, कानूनी अधिकार है। अब ये फंडामेंटल राइट नहीं है। अब आप इसके तहत इसका हनन का सहारा लेकर सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं अब आप, ठीक है। 300A पार्ट 12, ये है मेजर इम्पैक्ट ऑफ केशवानंद भारती बनाम केरला सरकार 1973। ओके, अब हम अपनी आज की इस क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं, इससे आगे हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।